बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 9 वेव्स के तमाम एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस बुक के तमाम लेक्चर आपको इजीली मिल जाएं। बेटा, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल वेव अंडरगो प्योर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ट्वाइस दैट द इंडिविजुअल वेव, एक्सप्लेन योर आंसर। सवाल में कहा जा रहा है बेटा, दो वेव्स जो हैं वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी तो बेटा उनका एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है क्या एम्पलीट्यूड डबल होने से उनकी इंटेंसिटी भी डबल हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होता क्योंकि इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का जो रिलेशन होता है वही होता है आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर। अगर एम्पलीट्यूड डबल होगा तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स इंक्रीज होगी। तो हम आंसर करेंगे बेटा, no, the resultant intensity is not twice that the individual wave. The intensity is proportional to the square of amplitude I directly proportional to a square. When two identical waves interfere constructively, the amplitude doubles, so the resultant intensity becomes 4 times the individual intensity. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, सर्कुलर वेव वाटर वेव्स डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड एज दे मूव अवे फ्रॉम वेयर अ रॉक इज ड्रॉप्ड, एक्सप्लेन व्हाई। बेटा, स्टोन को जब हम पानी में थ्रो करते हैं तो बेटा जहाँ पर वो गिरता है वहाँ पर एम्पलीट्यूड वेव्स का ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे वो वेव्स उस पॉइंट से दूर जाती हैं वो एम्पलीट्यूड कम होना शुरू हो जाता है। आपसे इस सवाल में इसकी रीज़न पूछी जा रही है। बेटा, इसकी दो रीज़न्स हैं हमारे पास। एक तो ये रीज़न है, जैसे जैसे वो वेव इस पॉइंट से दूर जाएगी एरिया बढ़ने की वजह से उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। और दूसरी रीज़न है बेटा हमारे पास विस्कोसिटी। पानी की लेयर्स के दरमियान में जो फ्रिक्शन होती है उसको हम विस्कोसिटी का नाम देते हैं, और विस्कोसिटी की वजह से ये एनर्जी जो है हमारी वो कम होती चली जाएगी, और जैसे जैसे ये वेव उस पॉइंट से दूर जाएंगी इनका एम्पलीट्यूड कम कम होता होता एंड पे जाकर खत्म हो जाएगा। एज द वेव स्प्रेड आउट द एनर्जी दैट कैरीज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लार्ज एरिया द टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि हम कहते हैं एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बट टू मेंटेन दिस ओवर increasing area, the amplitude must decrease. Energy loss due to water viscosity also reduce the amplitude gradually. Next question है बेटा हमारे पास, differentiate between constructive and destructive interference. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारे पास क्रस्ट क्रस्ट से मिलता है बेटा, ट्रफ ट्रफ से मिलता है। इसमें क्या होता है, हमारे पास दो वेव्स मिलकर एक बड़े एम्पलीट्यूड डबल एम्पलीट्यूड वाली वेव कंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब इन दोनों का एम्पलीट्यूड मिलकर यहाँ पर कुछ इस तरह का नजर आएगा। ये दो वेव्स थी, इनके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बाद हमारे पास ये वेव आउटपुट में हमें मिलेगी। जबकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारे पास क्रस्ट जो है वो ट्रफ से मिलेगा, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो बेटा हमारे पास ये दोनों वेव मिलकर एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी। तो बेटा हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस व्हेन टू वेव्स आर इन फेज दे कंबाइन ईच अदर। और बेटा इसका जो फार्मूला होता है जिससे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस निकाल सकते हैं, तो बेटा D इज इक्वल टू एन लैम्डा। एन जो है बेटा हमारे पास ये नंबर, और इसी तरह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस व्हेन टू वेव्स आर आउट ऑफ फेज, मतलब इनके दरमियान जो डिफरेंस होता है वो 180 का डिफरेंस होता है, दे कैंसिल ईच अदर। और बेटा इसका जो फार्मूला होगा वो होगा D इज इक्वल टू एन प्लस 1/2 लैम्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग डिपेंड ऑन इट्स लेंथ, गिव टू फैक्टर्स दैट इफेक्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग। दो फैक्टर्स आपने बताने, एक लेंथ उसने खुद बता दिया कि फ्रीक्वेंसी जो है लेंथ पर डिपेंड करती है स्प्रिंग की, लेकिन और कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर सकती है। बेटा दूसरा फैक्टर होता है टेंशन। जितनी ज़्यादा टेंशन होगी स्प्रिंग की उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, तो उसका एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट टी। यहाँ पर टी टेम्परेचर नहीं है, टी टेंशन है। हायर टेंशन इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। और दूसरा फैक्टर होता है बेटा डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी भी इसको हम कह सकते हैं, और ये रेसिप्रोकल होता है यानी इन्वर्स होता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी के। जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी बेटा उतना कम हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी। A thicker or dense string has a lower frequency while a thinner or lighter string has a higher frequency. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, व्हाट आर स्टेशनरी वेव, हाउ दे आर प्रोड्यूस। स्टेशनरी वेव्स एक ऐसी वेव्स होती है बेटा जिनका एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी सेम होती है और दोनों वेव्स जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में देखिएगा, ये एक वेव है जो इस तरफ जा रही है बेटा लेफ्ट से राइट की तरफ, और यहाँ पर वॉल होने की वजह से ये वापस जो है टकरा कर वापस जा रही है, और इस वेव का बेटा एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी सेम है लेकिन इन दोनों वेव्स की डायरेक्शन अपोजिट है। ये ऊपर वाली वेव जो है बेटा वो इस तरफ लेफ्ट से राइट जा रही है, और ये डॉटेड लाइन में जो वेव शो की जा रही है ये राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रही है।
Stationary waves are formed by two identical waves of equal frequency travel in opposite direction and interference with each other. The constructive interference creates a region of maximum displacement antinodes and destructive interference creates region of minimal displacement nodes. This result is a fixed pattern of nodes and एंटीनोड और इसका बेटा एक कंप्लीट एक पैटर्न बनता है नोड और एंटीनोड का। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से बेटा नोड है और यहाँ पर क्या है, एंटीनोड। इसी तरह बेटा आपने इसकी डायग्राम भी इस क्वेश्चन के साथ लाजमी बनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, द पिच ऑफ साउंड इमिटेड बाय अ सायरन ऑफ मूविंग फायर इंजन अपीयर्स टू चेंज इट्स पासेस टू अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर। नेम दिस फिनोमिना। विल द क्रू इन द फायर इंजन नोटिस दिस फिनोमिना? गिव अ रीजन ऑफ योर आंसर, गिव एन एग्जांपल ऑफ दिस फिनोमिना। सबसे पहले बेटा फायर इंजन क्या होता है? बेटा जो हमारे पास फायर फाइटर्स की गाड़ी होती है उसको हम फायर इंजन का भी नाम देते हैं। और जो उसके अंदर अमला होता है बेटा उसके बारे में कहा जा रहा है। कहते हैं अगर कोई शख्स बाहर रोड के ऊपर खड़ा है और उसके पास से वो गाड़ी गुजरती है तो बेटा उसको ऐसा लगता है कि इसका जो सायरन था उसकी आवाज़ कम होती जा रही है। मतलब जैसे जैसे वो गाड़ी उससे दूर जाएगी, जो पीछे शख्स खड़ा है उसको ऐसे लगेगा कि इसकी आवाज़ कम हो रही है। लेकिन क्या जो गाड़ी के अंदर शख्स बैठा है उसको ये फील होगा कि गाड़ी की आवाज़ कम हो रही है या नहीं हो रही? ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। आपने कहना है जो शख्स पीछे खड़ा होगा उसको आवाज़ कम सुनाई देगी। और क्यों कम आवाज़ कम सुनाई देगी? क्योंकि वो सोर्स जो है वो उससे दूर जा रहा है, वो सोर्स उससे दूर जाएगा। जितना दूर जाता जाएगा उसको आवाज़ उस सायरन की कम सुनाई देगी और इस इफ़ेक्ट को हम डॉपलर इफ़ेक्ट का नाम देते हैं। जबकि जो शख्स उस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है उसका डिस्टेंस सायरन से नहीं चेंज हो रहा, जिसकी वजह से हम कहेंगे उसको सायरन की आवाज़ सेम सुनाई देगी, उसमें हमारे पास कोई चेंज नहीं आएगा। तो आंसर कैसे करेंगे? दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। द क्रू इन द फायर इंजन विल नॉट नोटिस दिस फिनोमिना बिकॉज देर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन देम एंड द सायरन। क्रू मतलब हमारे पास जो अमला उसके अंदर बैठा होता है। सिंस दे आर द मूविंग विद द सेम स्पीड एज द सायरन दे विल बी हेयर द साउंड एट द कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। और इसकी जो एप्लीकेशन जो आपने इस सवाल में एंड पे पूछा हुआ था, वन एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट इज अल्ट्रासाउंड विच इज यूज्ड टू असेस ब्लड फ्लो विद इन द बॉडी। एस्ट्रोनॉमर्स यूज टू डॉपलर शिफ्ट टू स्टडी द मोशन ऑफ स्टार एंड गैलेक्सीज बाय एनालाइजिंग चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट दे एमिट। और ये दोनों जो एप्लीकेशन है बेटा ये आपने डॉपलर इफेक्ट वाले टॉपिक में पढ़ी थी कि हम डॉपलर इफेक्ट्स की मदद से स्टार की स्पीड का भी पता कर सकते हैं कि मतलब वो स्टार हमारे पास आ रहा है, ज़मीन के करीब आ रहा है या ज़मीन से दूर जा रहा है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, हाउ शुड अ साउंड सोर्स मूव विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर सो दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स साउंड डज नॉट चेंज। आपने वो कंडीशंस बतानी है जिसमें बेटा हमारे पास साउंड सोर्स जो है वो मूव भी कर रहा हो या फिर सोर्स रेस्ट पर हो और जो ऑब्जर्वर है वो मूव कर रहा हो लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज ना हो। ऐसा पॉसिबल हो सकता है बेटा अगर हमारे पास सेंटर में सोर्स मौजूद हो और जो ऑब्जर्वर है वो सर्कुलर पाथ पे इक्वल डिस्टेंस पे मूव कर रहा हो। अब सोर्स मूव भी कर रहा है लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। क्यों चेंज नहीं होगी? क्योंकि बेटा रेडियस जो होता है हर पॉइंट पे सेम होता है और डिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो बेटा साउंड की फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है अगर दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हो तो बेटा हमारे पास अगर सेम स्पीड से मूव कर रहे हो और दो ऑब्जेक्ट के दरमियान डिस्टेंस भी कांस्टेंट रहे तब भी साउंड की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। If the relative velocity between the sound source and the observer is zero, the frequency of the sound will not change. This occurs when both the source and the observer are moving in the same direction with the same speed and when the observer is at center, observer center पर हो of the circular path, the source move along a circular path। अगर observer center पर हो और source circular path पर भी move कर रहा हो तब भी बेटा frequency change नहीं होगी क्योंकि ये distance change नहीं होगा। कैन द साउंड वेव्स आर पोलराइज्ड एक्सप्लेन। बेटा साउंड वेव्स जो होती हैं ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स जो हैं वो पोलराइज्ड हो सकती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पोलराइज नहीं हो सकती। तो हम आंसर करेंगे कि साउंड वेव्स पोलराइज नहीं होंगी। No, the sound waves cannot be polarized because they are longitudinal waves. In longitudinal waves, the oscillation occur parallel to the direction of propagation and they cannot be affected by the polarizer. Polarization is a phenomenon that applies only a transverse wave. ये हमारे पास longitudinal waves हैं और बेटा ये होती हैं transverse waves। साउंड वेव्स इस फॉर्म में मूव करती हैं।
Suppose that the light passes through a two polarizer filter whose polarization axes are parallel to each other. What would be the result? बेटा फर्ज कर लेते हैं ये हमारे पास इंटेंसिटी है लाइट की और बेटा ये एक पहला पोलराइजर है। कहा जा रहा है सवाल के अंदर कि अगर आप दो सेम पोलराइजर इसी पैरेलल डायरेक्शन में रख दें तो क्या उसमें से लाइट पास करेगी। पहले वाला पोलराइजर क्या करेगा, इस लाइट में से सिर्फ पैरेलल एक्सिस वाली लाइट को जाने देगा, मतलब यहाँ पर वाई एक्सिस के सारे टर्मिनल्स यहाँ से पास करके यहाँ पर आ जाएंगे। अगर नेक्स्ट पोलराइजर भी सेम इसी लाइंस में होगा, मतलब पैरेलल होगा इस पोलराइजर के, तो ये वाली लाइट जो है ये उसमें से भी पास कर जाएगी, जिस क्योंकि इन दोनों पोलराइजर की पोलराइजेशन डायरेक्शन सेम होगी। तो ये ब्लॉक नहीं करेगा, बल्कि जितनी लाइट इसमें से पास करेगी वही लाइट दूसरे पोलराइजर में से भी इजीली पास कर जाएगी। The first polarizer filter act as a polarizer reduce intensity of light by half. The second filter with the parallel axis allow this polarizer light to pass through without further reduction in the intensity. The overall effect is that the light beam intensity is reduced by half after passing through the both filter. दोनों फिल्टर में से गुजरने के बाद भी लाइट पास करेगी, लेकिन उसके पहले फिल्टर ने जो काम किया होगा दूसरा फिल्टर उस लाइट में कोई चेंज नहीं करेगा, उसकी इंटेंसिटी को फर्दर कोई कम या ज़्यादा नहीं करेगा। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास गिव एन एग्जांपल ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स। बेटा ग्रेविटेशनल वेव्स होता क्या है, थोड़ा सा पहले ये बताना चाहूँगा। ग्रेविटेशनल वेव जब कोई हैवी बॉडी स्टार्स प्लेनेट गैलेक्सीज आपस में एक दूसरे के साथ मूव करते हैं इस तरह बेटा, तो बेटा ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। आपने गैलेक्सी के सराउंडिंग में ये वेव्स देखी होंगी। ये वेव्स जो होती हैं इन वेव्स को हम ग्रेविटेशनल वेव्स का नाम देते हैं। और ये एग्जांपल्स आपकी पूछी गई हैं इस सवाल में कि तीन एग्जांपल्स आपने देनी है। पहली एग्जांपल है व्हेन स्टार एक्सप्लोड्स, तो बेटा ये ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। इस फिनोमिना को हम एक और नाम देते हैं, सुपरनोवा का नाम देते हैं। और जब बेटा हमारे पास दो स्टार्स जो होते हैं, बड़े स्टार्स जो होते हैं, वो ऑर्बिट करते हैं, मतलब रोटेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, मतलब ये वाला स्टार भी ऐसे रोटेट कर रहा है और दूसरा स्टार भी ऐसे रोटेट कर रहा है, और दोनों एक दूसरे के करीब होने की वजह से ये वेव्स जो है प्रोड्यूस होंगी। और ये सिर्फ एक दो नहीं होती बेटा, डिफरेंट स्टार डिफरेंट डायरेक्शन में अगर इस तरह मूव करते हैं तो ये ग्रेविटेशनल वेव्स यहाँ पर इस तरह प्रोड्यूस होती रहती हैं। थर्ड है बेटा व्हेन टू ब्लैक होल्स ऑर्बिट ईच अदर एंड मर्ज, और बेटा ब्लैक होल्स भी अगर इस तरह मूव करते रहे और मर्ज हो जाए तब भी बेटा हमारे पास ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास व्हाट इज एन इंटरफेरोमीटर। इंटरफेरोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो लाइट को स्प्लिट करके दोबारा से कंबाइन करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट कर लेते हैं बेटा हमारे पास ये है एक लेजर लाइट। लेजर लाइट बेटा जैसे इस बीम स्प्लिटर के पास आएगी तो बेटा ये क्या करेगा, इसको स्प्लिट कर देगा दो वेव्स में। एक वेव M2 के पास जाएगी और एक वेव M1 के पास जाएगी, और टकरा के जब वापस आएगी दोनों मिरर से तो बेटा ये दोनों वेव्स इस स्क्रीन के ऊपर एक पैटर्न बनाएगी, और उस पैटर्न की मदद से हम डिफरेंट चीज़ों को डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट फेज डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। तो बेटा ऐसी डिवाइस को हम नाम देते हैं इंटरफेरोमीटर, और ये बेटा यूज होता है ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करने के लिए। An interferometer split the beam of light into two or more paths, then recombine them to create an interference pattern. By analyzing these patterns, measurement of distance, displacement, and phase difference can be obtained. This is used to application like gravitational wave detection. नेक्स्ट है बेटा हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, कंसीडर द थ्री पेयर्स ऑफ सन ग्लासेस, विच पेयर ऑफ द ग्लासेस आर कैपेबल ऑफ एलिमिनेटिंग द ग्लेयर रिजल्टिंग फ्रॉम द सनलाइट रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द काम वाटर ऑफ द लेक, एक्सप्लेन योर आंसर। आपको ए बी और सी ये तीनों डायग्राम में दिए गए हैं। इसमें बेटा हमारे पास जो पोलराइजर है बेटा वो हमारे पास पैरेलल है और यहाँ पर बेटा परपेंडिकुलर है, और तीसरे केस में एक पैरेलल है और एक परपेंडिकुलर है। आपको कहा जा रहा है इन तीनों में से कौन सा बेस्ट है जो वाटर वेव से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट के लिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है, जो सबसे कम इंटेंसिटी हमें प्रोवाइड करेगा। जब लाइट बेटा सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर आती है तो बेटा वो परपेंडिकुलर होती है, और परपेंडिकुलर लाइट के लिए बेटा हमारे पास पैरेलल जो रेज होंगी, मतलब ये वाला जो पोलराइजर होगा ये बेस्ट रोल प्ले करेगा, मतलब ये बेस्ट उसकी इंटेंसिटी को कम करेगा। तो हम कहेंगे ए वाला जो है ये बेस्ट रोल प्ले करेगा। द सन ग्लासेस द वर्टिकल पोलराइजेशन एक्सिस लाइक पेयर ए विल एलिमिनेटिंग ग्लेयर ऑफ द लेक, एक्सप्लेनेशन सनलाइट रिफ्लेक्टिंग ऑफ द वाटर बिकम हॉरिजॉन्टल polarized
To block this horizontal glare, the sunglasses with the vertical polarization axis are needed. Only pair A as its orientation, making it effective and reducing glare. ये था बेटा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।